रिसेंटली अमेरिका ने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से चाइना फिर से भड़क उठा और कहा कि ये अमेरिका हमेशा ही हमारे मामलों में दखल अंदाजी देता है। और ऐसा करके अमेरिका ने चाइना की दुखती नस पर फिर से पांव रख दिया और चाइना फिर से भड़क उठा। एक्चुअली हुआ क्या कि अमेरिका ने एक बिल पास किया जिस बिल के तहत ताइवान को $10 बिलियन रुपए दिए जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया जिस बिल के तहत अमेरिका $10 बिलियन की एड देगा ताइवान को। 2022 से लेकर 2027 तक हर साल $2-2 बिलियन दिए जाएंगे ताइवान को। पूरे के पूरे मिलिट्री असिस्टेंस है, यानी कि ताइवान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताइवान की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इससे होगा क्या कि ताइवान के लिए जो टैंक्स है, गन्स है, वो ताइवान अपने आप ही खरीदेगा। और इसकी वजह से ही हुआ क्या कि चाइना फिर से भड़क उठा। एक्चुअली दोनों के बीच में हो क्या रहा है कि ये दोनों ही टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन ये टॉम एंड जेरी की तरह कार्टून नहीं है। ये अपने आप में पूरे विश्व भर में क्राइसिस को जन्म दे सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस को ये जन्म दे सकता है, जो कि ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व भर के लिए चिंता का एक विषय है, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर है, दोनों ही सुपर पावर इकोनॉमी है। तो हर एक देश को ये इंश्योर करना चाहिए कि इन दोनों देशों के बीच में किसी तरीके की वॉर ना हो। एक्चुअली ना इन दोनों देशों के बीच में, बल्कि कोई भी ऐसा देश हो जिनके बीच में वॉर हो रहा हो, तो हो सके जितना हो सके इस वॉर को टाला जा सके, इस वॉर को अवॉइड किया जा सके। जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है और इसकी वजह से ना केवल इंडिया में बल्कि अमेरिका में भी यूरोपियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वे सारी की सारी काफी ज्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वे आसमान को छू रहे हैं। ना केवल क्रूड ऑयल के प्राइसेस, फूड के प्राइसेस, फर्टिलाइजर के प्राइसेस, इन सभी के प्राइसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। ये तो देखिए आप, रशिया और यूक्रेन की इकोनॉमी काफी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ये तो छोटी मोटी इकोनॉमी है। लेकिन अगर हम वही बात करें चाइना की और अमेरिका की, ये दोनों सबसे पावरफुल इकोनॉमी है आज के टाइम में। अगर इन दोनों के बीच में वॉर होता है तो इस विश्व के हर एक कोने में इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, फर्टिलाइजर के प्राइसेस है, मेडिसिन के प्राइसेस है, इवन जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, इन सभी के प्राइसेस बढ़ने बिल्कुल तय है। अमेरिका की पार्लियामेंट में दो हाउसेस है और अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, और ये कांग्रेस दो पार्ट्स में बटी हुई है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। और जब भी वहां पर कोई लॉ बनता है तो वो पहले इन दोनों हाउसेस में पास होता है, पारित होता है। उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट यानी हाल फिलहाल जो बाइडेन के सिग्नेचर होंगे तभी कोई बिल लॉ बनता है। लेकिन अगर ये कोई स्टेप लिया गया है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये पास हो गया है तो चाइना डेफिनेटली इसकी क्रिटिसिज्म करेगा, इसकी आलोचना करेगा, क्योंकि जो ताइवान है वो एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी है चाइना के लिए। क्योंकि अगर ताइवान एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाता है और हर कोई इसको इंडिपेंडेंट नेशन मान लेता है तो ताइवान की हेल्प से चाइना की मेनलैंड पर अटैक करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसके अलावा होता क्या है, अगर अमेरिका और चाइना का युद्ध हो जाता है तो अमेरिका ताइवान की हेल्प से चाइना पर बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है। और ऐसा ही सिनेरियो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रखा है और इस तरीके से ही क्या है होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है कि इस तरीके से ही चाइना भी ताइवान पर अटैक कर लेगा और उसे पूरी तरीके से कब्जा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर होता क्या है कि अगस्त के महीने में जो अमेरिका की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के एक एमपी नैन्सी पेलोसी वो ताइवान के अंदर गए, जिसके अगेंस्ट चाइना ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की और कहा कि अमेरिका के किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी ऑफिशियल को ताइवान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और ये वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म दे सकता था एक्चुअली, क्योंकि जब नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची तो चाइना ने वहां पर मिलिट्री ड्रिल्स, अपनी एयरफोर्स को एक्टिवेट कर दिया था, वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगे, वहां पर डिफरेंट जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनका यूज करने लगे। और
किसी ना किसी तरीके से ताइवान की जो सरकार है और अमेरिका की सरकार है उनको एक डायरेक्ट मैसेज गया कि आप ताइवान के इशू से दूर ही रहे, नहीं तो हम इस मामले में बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, हम बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएंगे। जिस तरीके से भारत जम्मू एंड कश्मीर के मामले को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसी तरीके से चाइना भी ताइवान के इशू के लेकर हमेशा ही सेंसिटिव होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ताइवान यूएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ना केवल यूएस के लिए बल्कि पूरे विश्व भर के लिए जो ताइवान है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वास्तव में जो ताइवान है वो सेमीकंडक्टर का एक इंपॉर्टेंट हब है, यानी कि ताइवान के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेमीकंडक्टर्स को बनाती है। बनाने से भी इंपॉर्टेंट ताइवान के अंदर बहुत सारे रिजर्व्स है सेमीकंडक्टर्स के लिए। और अगर ताइवान पर कब्जा हो जाता है चाइना का, चाइना पूरी तरीके से सीज कर लेता है ताइवान को, तो इससे क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर के प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो आसमान को छुएंगे। और अगर सेमीकंडक्टर के प्राइसेस हैं तो जो आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, आपको फोन है, जो मदरबोर्ड्स हैं, आपके मॉनिटर्स हैं, आप जो माइक यूज करते हैं, इन सभी के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन सभी के सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में सेमीकंडक्टर्स का ही यूज होता है। और मैक्सिमम जितने आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज करते हैं उन सभी में सेमीकंडक्टर्स का यूज होता ही है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बनाने के लिए। तो इस वजह से भी ताइवान इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए। और ये तो एक इकोनॉमिकल रीजन है और दूसरा सिक्योरिटी रीजन है। मैंने आपको बताया है कि ताइवान की हेल्प से यूएस कभी भी चाइना की मेनलैंड पर अटैक कर सकता है। जो एक्चुअली है क्या कि जो ताइवान की इकोनॉमी है काफी ज्यादा रिलाई करती है, काफी ज्यादा निर्भर है चाइना पर। 2017 से लेकर 2022 तक ताइवान ने 515 बिलियन डॉलर के सर्विसेज एंड गुड्स को एक्सपोर्ट किया है चाइना को, जो कि देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा वैल्यू है। ये अमेरिका के साथ जो ट्रेड होता है उससे भी ज्यादा है ताइवान का। इवन जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है उससे भी काफी ज्यादा है। तो ताइवान काफी ज्यादा एक्चुअली इंडिपेंडेंट भी है चाइना पर। और पूरे विश्व में 13 ही ऐसे देश हैं जो कि ताइवान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। अगर आप बात करें भारत की तो हम ताइवान को कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते, हम वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं, यानी कि जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है। इंडिया और ताइवान के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन 1965 के बाद दोनों ही देशों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को एक दूसरे के देशों में स्थापित कर रखा है। ट्रेड है, इकोनॉमी है, या फिर जो डिफरेंट मसले हैं उन सभी को हल करने के लिए, उन सभी में कोई एक डिसीजन लेने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरीके से हम ताइवान को चाइना का पार्ट मानते हैं उसी तरीके से हमें भी अपना एक क्लियर स्टैंड रख देना चाहिए चाइना के सामने। अगर हम ताइवान को चाइना का पार्ट मानते हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जम्मू एंड कश्मीर को आप भारत का ही हिस्सा माने। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी आपके जैसा ही करेंगे, हम भी ताइवान को आपके देश का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन होता क्या कि अब प्रैक्टिकली हम बात करें तो चाइना बिल्कुल भी नहीं मानता जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट। और इस तरीके से हो क्या रहा है कि भारत भी इस ही बात को फॉलो कर रहा है कि हम अब धीरे धीरे ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं मान रहे और हम इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के एक रास्ते पर हैं। बनाए नहीं है लेकिन एक रास्ते पर है बनाने के लिए। अगर हम अमेरिका और चाइना की राइवलरी की ही बात करते हैं तो क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के साथ हमेशा ही लड़ते रहते हैं, हमेशा ही एक दूसरे के ट्रेड में टांग फंसाते रहते हैं? इसका एक्चुअल रीजन क्या है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये दोनों ही पावरफुल इकोनॉमी है, लेकिन आज के टाइम में जो यूएस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। फिर आती है चाइना। यूएस अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है हमेशा के लिए, और दूसरी तरफ जो चाइना है वो यूएस को सरपास करके अपने आप को सबसे सुपर पावर बनाना चाहती है। एक्चुअली ना केवल ये दोनों देश बल्कि हर एक नेशन का, हर एक राष्ट्र का यही एक सपना होता है कि वो अपने देश को एक पावरफुल अर्थव्यवस्था और एक पावरफुल देश बनाए, मिलिट्रीली भी।
पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड हो, हथियारों से, टैंकों से, और जिनकी आर्मी है वो पावरफुल हो। ये हर एक राष्ट्र का सपना होता है। ये तो हो गया एक पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका के और चाइना के जो वैल्यूज हैं वो काफी ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है, वहां पर इलेक्शंस होते हैं, वहां पर रूल ऑफ लॉ है, और अमेरिका के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पर डेमोक्रेसी है नहीं, वहां पर वन पार्टी रूल है, एक ही पार्टी रूल करती है। वहां पर सिर्फ जो वहां के लीडर्स है वे चेंज होते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर डिफरेंट है। डेमोक्रेसी के अंदर आपको पता ही है, जैसे कि हमारा देश भी एक वेल डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी हमारा ही देश है पूरे विश्व भर में। और चाइना के अंदर सोशलिस्ट है, वो कैपिटलिस्ट नहीं है। दोनों देशों के बीच में जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, जो इनके एंशियंट टाइम से आ रही वैल्यूज हैं, उन सभी को थोपना चाहते हैं एक दूसरे पर और जो दूसरे देश है उन पर, कि भाई हम सुपीरियर है, हमारी जो वैल्यूज हैं वे सबसे ज्यादा ऊपर है, जो सोशलिस्ट है वो सबसे ज्यादा ऊपर है, जो डेमोक्रेसी है वो एक कमजोर थ्योरी है। तो ये दोनों देश क्या कर रहे हैं, अपनी जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को एक दूसरे पर थोपना चाहते हैं। ये भी एक रीजन है इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है वो है दो सभ्यताओं के बीच में कन्फ्रंट, दो सभ्यताओं के बीच में फाइट। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बनाया ज्यादा से ज्यादा देशों को कनेक्ट करने के लिए, एशियन कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को और अफ्रीकन कंट्रीज को, इनको कनेक्ट करने के लिए चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया। अगर ये पूरा हो जाता है तो डेफिनेटली चाइना का एक दबदबा हो जाएगा इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में। और अमेरिका को जो प्रेशर है, अमेरिका की जो डोमिनेंसी है यहाँ पर, वो काफी ज्यादा श्रिंक हो जाएगी, काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका बनाता है यूएस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी 2017 में। और इसी के थ्रू ही जो अमेरिका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करता है। अगर इन दोनों देशों के बीच में कुछ राइवलरी होती है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस राइवलरी से दूर ही रहना चाहिए। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ताइवान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मानेंगे चाइना से, तो हो सकता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडियन आर्मी के बीच में और चाइनीज आर्मी के बीच में शायद वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा सेंसिटिव है ताइवान को लेकर के, जिस तरीके से हम जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेकर के। तो मुझे पर्सनली लगता है कि किसी भी तरीके की एग्रेशन या किसी भी तरीके की वॉर को अवॉइड करने के लिए हमें इस राइवलरी से दूर ही रहना चाहिए। अगर वे लड़ रहे हैं तो लड़ते रहो भाई, हमें आपसे कुछ फालतू लेना देना नहीं। हमें अपनी इकोनॉमी पर, अपने देश पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर भी पॉसिबल हो सके कि इस राइवलरी को कम कर सके तो हमें उसमें अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। हमें इस पोटेंशियल वॉर की इंटेंसिटी को कम करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे इंटरेस्ट में है। क्योंकि अगर वॉर होगा इन दोनों देशों के बीच में तो ये डेफिनेटली, तो जो इंडिया के अंदर लोग हैं, इंडिया की इकोनॉमी है, इसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यूएस चाइना के रिलेशन को लेकर के, और इंडिया का क्या रोल हो सकता है दोनों देशों के बीच में पीस को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट करके बताएं।